घनश्याम बाबा जी और हमारे संस्थापक सदस्यों में से राजीव जी और हमारे विनय भाई अग्रवाल साहब, तिवारी जी, त्रिवेदी जी और अवध प्रांत अध्यक्ष अवधराज शुक्ला जी, हमारे किसान संघ के जाने माने और हम लोगों के किसान जितने भी यहाँ पे उपस्थित हमारे भारतीय हिंदू परिषद के परिवार के सदस्य हैं, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है विनय जी ने, और बचपन से लेके आज तक हमारे दरवाजे देसी गाय ही रही है। और देसी गाय की जो पहचान होती है, पहली जो उसके गल खंबल होते हैं, नीचे जो पट्टा टाइप का उसका जो होता है उसको गल कंबल कहते हैं, गल खंबल। और जो ऊपर जो ठिल्ला होता है, जो हमारी जर्सी गाय है उसके ठिल्ला नहीं होगा, सपाट होगा। और देसी गौवंश की ये जो देसी उसको क्यों कहा जाता है, जिस तरह पहाड़ों पे जो गाय रहती है वहाँ सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं, उस गाय के शरीर में बाल बड़े बड़े होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जलवायु गर्मियों में 45 डिग्री और ठंडक में माइनस में आ जाता है, 20 से 15 तक आ जाता है, और बरसात का भी मौसम होता है। तो सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम को गौ माता का शरीर झेल लेता है, इसीलिए वो इस अवस्था में देसी गाय के रूप में यहाँ पे पाई जाती है। और जो जर्सी गाय है वो विदेश से आयात की गई, यहाँ पे माइनस डिग्री में ही तापमान हमेशा रहता है, इसीलिए देसी गौवंश के दूध में और जर्सी गाय के दूध में अंतर है। जो जर्सी गाय है उसके दूध को कहते हैं A1 वैज्ञानिक भाषा में, और जो हमारा देसी गौवंश का दूध है उसको कहते हैं A2। क्षमता हालांकि सरकारों ने जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऑपरेशन फ्लड चलाया तो उनका ये प्रयास था कि नस्ल सुधार, पहला पॉइंट विनय जी नोट कर लीजिएगा, नस्ल सुधार। जैसे हमारे गुजरात में जो गुजरात के भाई आए हैं तो वहाँ की गाय जो पाई जाती है उसको गिर गाय कहते हैं, हरियाणा की हरियाणवी गाय है। इसी तरह जो भी सरकारी अस्पतालों में सीमन आ रहा है वो सब साहीवाल का दिया जा रहा है, क्योंकि साहीवाल हमारे उत्तर प्रदेश में की जलवायु के हिसाब से सक्सेस है। और भोजन की मात्रा को सुधार करके इस देसी गोवंश के दूध को 10 से 12 लीटर पे लाने की योजना थी। लेकिन जो सिस्टम होता है, सिस्टम को लागू करने वाले, एक तो हमारे संविधान में हर जगह पे भी व्यवस्था है, एक नेता होगा और एक सरकारी कर्मचारी होगा। हर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबके सेक्रेटरी होते हैं, वो IAS और PCS होते हैं जो व्यवस्था को लागू करते हैं। उनके कंधों पे दायित्व था लागू करने का। उनको बहुत आसान लगा दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से, तो उन्होंने जर्सी गाय आयात कर ली और किसानों के पास गए, बोले ये लो, ये 25 लीटर देगी, ये 5 लीटर वाली है, उसको बाहर कर दिया। गोवंश की दुर्दशा वहीं से शुरू हुई। पहले कहाँ से बाहर किया गया? गौपालकों के पास से, क्योंकि गौपालक हमारे यहाँ चाहे वो भैंस पालते हो, वो गाय भी साथ में पालते थे। क्योंकि हमारे समाज में डॉक्टर भी कहता है
अपनी माँ के दूध के बाद अगर बच्चे को दूध देना है तो देसी गाय का दूध। तो उसके लिए समाज में उस दूध की डिमांड थी, और चूंकि जो गौपालक है वो व्यापार के लिए ही जानवर पालता है, तो उसको मजबूरी थी देसी गाय को रखना। लेकिन उसने विकल्प के रूप में जब उसको जर्सी गाय मिल गई 25 लीटर वाली, तो अपना मुनाफा देखने लगा। तो 5 लीटर वाले को भी उतना ही भूसा खिलाना उसको, और उतने भूसे में उसको 25 मिलने लगा। तो उसने अपने दरवाजे से देसी गौवंश को हटा दिया। फिर दूसरा है किसान, जो हमारे देसी गौवंश का सच्चा सेवक और सच्चा पालक। अब किसान के दरवाजे से कैसे हटाई गई? उर्वरक विदेशी मंगा करके, यूरिया और डीएपी। आज आप लोग स्वयं देख रहे होंगे, किसान परेशान है, लाइन में लगा हुआ है, यूरिया मिल नहीं रही है, पुलिस प्रशासन खड़े होकर के यूरिया बंटवा रहा है। जबकि हमारे देसी गौवंश के गोबर से जो खाद बनती थी, जो खेतों में पड़ती थी, जो खाद की फैक्ट्री थी, वो किसान ने अपने दरवाजे से स्वयं हटा दी। और एक जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, वो भी बड़ा कारण रहा गौवंश को सड़क पे छोड़ने का, जो मंच से कहीं भी नहीं जा सकती, इशारों में ही समझ जाइए। आज बीफ निर्यात में भारत पूरे विश्व में नंबर 2 पर क्यों है? जबकि जब से भाजपा सरकार आई है, कुछ अंकुश लगे हैं, कसाई बाड़े बंद किए गए हैं, तो जो नंदी हुआ करते हैं वो आज रोड पे हैं, जबकि सरकार व्यवस्थाएं भी कर रही है। तो देसी गौवंश को अब बचाया कैसे जाए? तो उसका सीधा तरीका है, जब 1 वर्ष का बछड़ा हो, क्योंकि गाय समस्या नहीं है कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, गाय से किसी को कोई परेशानी नहीं है। समस्या है तो नंदी, क्योंकि बड़े हो चुके हैं, जब वो घूम रहे हैं तो छुट्टा उनको खाने को भी मिल रहा है और ताकतवर भी है, और वो आपस में लड़ते हैं। न्यूज़ भी, आप भी न्यूज़ देखते होंगे, कहीं सांड लड़ गए, आदमी खत्म हो गया, कहीं किसी को नुकसान हो गया, कहीं किसी को नुकसान हो गया। उसका एक ही विकल्प है, 1 वर्ष का बछड़ा हो, जिसके यहाँ भी बछड़ा ब्याह है, उस किसान की या उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नैतिक बनती है कि उस बछड़े को गौशाला ले जाए और उसका बधियाकरण करवा दे। नस्ल सुधार मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग धार्मिक संगठन वाले ये आपत्ति करने लगते हैं, तुम बधिया कर दोगे इसकी नस्लें खत्म हो जाएगी। तो नस्ल खत्म नहीं करनी है, नस्ल सुधार करनी है। कि जब 10 से 12 लीटर पे गाय, देसी गाय अपना दूध देने लगेगी तो किसान मान लेगा। क्योंकि आपने रोड पे कभी गिर गाय नहीं देखी होगी, साहिवाल नहीं देखी होगी, जर्सी गाय आपने रोड पे घूमते नहीं देखा हो। रोड पे कौन है? 2 से 3 लीटर 4 लीटर दूध देने वाली। अब मनुष्य स्वार्थी कितना है, बछड़े को लेता है बांध, गाय को छोड़ देता है। वो बेचारी अब डंडा खाती है, कोई पानी डालता है, कोई कुछ करता है, दिन भर वो अपना पेट भर के आती है और शाम को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए खूंटे पे जरूर लौटती है। वो लोग क्या करेंगे, दूध फिर निकाल लेंगे और फिर उसको बाहर कर देंगे। तो ये सामाजिक समस्या बन चुकी, जो हमारे पूर्वजों ने अपने घर पे बांध के सेवा करी, अपने दरवाजे पे रखते थे, हमारे परिवार का हिस्सा होती थी। अब आ जाइए वैज्ञानिक पद्धति पे। तो जो देसी गाय का गोबर है, उसमें 100 ग्राम गोबर, देसी गाय के गोबर में 3000 करोड़ मीथेन के अणु पाए जाते हैं। कितने? 3000 करोड़। कोई भी और पशु है, चाहे भैंस है चाहे वो है, मीथेन के अणु सब में होते हैं, लेकिन अंतर कितना है? उनमें केवल 60 लाख। देसी गाय और अन्य पशुओं के गोबर में मीथेन की संख्या जमीन आसमान का अंतर है। उसमें 60 लाख है और उनमें 3 करोड़ है। तो जब जीवामृत जो किसान खेत में डालता है, क्योंकि वापस गौशाला से विकल्प नहीं है गाय को सुरक्षित करना। अब एक गौशाला का ही ले लीजिए, कोई गौशाला हो जिसमें 1000 गौवंश है। अब सरकार 50 रुपए के हिसाब से एक गौवंश का एक गौशाला पे खर्च कर रही है। 1000 गौवंश पे 50 रुपए के हिसाब से पर डे कितना हो गया विनय जी? 5000 और 5000 का 30 करिए, महीने का 15 लाख, साल का
नहीं, 5,000 रुपये रोज। 50,000 रोज हो गया, हाँ। 50,000 रोज गुणे 30, 15 लाख। 15 लाख रुपये महीना, साल का जोड़िए 1,80,00,000 सरकार एक गौशाला में दे रही है, और वहाँ क्या हो रहा है? गाय मर रही है। एक गौशाला में 50 रुपये आता है एक गैया पे। अब ये संख्या कम ज़्यादा हो सकती है हर गौशाला में, कहीं 300 है, कहीं गौवंश की संख्या 500 है। मैंने 1,000 इसलिए बताया कि जो बृहद गौशालाओं में भी 3 श्रेणियां हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। गौशाला की 3 श्रेणियां हैं। जब सपा सरकार आई थी तो कान्हा गौशाला बनवाई थी। सपा सरकार में कान्हा गौशाला, कान्हा उपवन, जो केवल नगरों के लिए थे, नगर पालिकाओं में ही ये बने। और भाजपा सरकार जब से आई है तब से इन्होंने गौ आश्रय 2 रखे हैं, एक अस्थायी गौ आश्रय स्थल और एक स्थायी गौ आश्रय स्थल, जिसको वृहद गौ संरक्षण केंद्र कहते हैं। वृहद गौ संरक्षण केंद्र का सरकार द्वारा निर्धारित इस समय का रेट है 1,40,00,000 उसको बनवाने की लागत। तो सरकार का बजट है, वृहद अगर होगी तो 1,40,00,000 रुपये सरकार देती है। उसमें उसका टीन सेट, उसकी बाउंड्री वाल, सारी समरसेबुल, सोलर, सारे चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। अब एक जगह पे सरकार इतना इन्वेस्ट कर रही है, वापस क्या आ रहा है वहाँ से? कुछ नहीं। ना गाय को मिल रहा है पूरा, और ना समाज को उससे कुछ हासिल हो रहा है। समाज को हासिल कब होगा? जब ये गाय किसान के दरवाजे पर जाएगी। तो सरकार एक योजना लाने जा रही है, उसको नाम अभी क्लियर नहीं दिया है। एक किसान को 4 गाय दी जाएंगी और उसको बायोगैस का प्लांट दिया जाएगा। तो 1,500 रुपये के हिसाब से उसको 4,000, 15 दिन 30, 6,000 रुपये महीने उसको मिलेगा भोजन कराने के लिए, और बायोगैस का प्लांट दे देंगे। तो उससे उसके घर के गैस का चूल्हा भी जलेगा। तो 1,000 रुपये का सिलेंडर तो महीने का लग जाता है। 6,000 वो और 1,000 वो, 7,000 का उसका फायदा हुआ। फिर जो उससे खाद बनेगी गोबर गैस से, वो किसान अपने खेत में अगर यूज करेगा तो यूरिया और डीएपी की जरूरत खत्म हो जाएगी। और प्राकृतिक खेती के लिए इस समय सरकार बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। अब देसी गोबर खेतों में न पड़ने की वजह से सबसे बड़ी समस्या आ रही है किसानों को ही। यूरिया की खपत ज़्यादा बढ़ रही है, डीएपी की खपत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो एक गांव में कम से कम 300 करोड़ रुपए का, पूरे 3 से 4 करोड़ रुपए का यूरिया का सब्सिडी जा रहा है सरकार का। किसान को जो जिस लागत में मिल रही है, लेकिन कंपनियों को, सरकार को पैसा देना पड़ता है। तो यूरिया की सब्सिडी भी हमारी बचेगी अगर देसी गाय के गोबर को हम यूज लाएंगे। तो उसके लिए जीवामृत बनाने का बहुत आसान तरीका है। एक देसी गाय के पूरे दिन का गोबर, 4-5 लीटर उसका गोमूत्र एक बड़े ड्रम में इकट्ठा कर दिया जाए और उस ड्रम को पूरे पानी से भर दिया जाए। उसमें 1 किलो चना का बेसन या दाल वाल का मिक्स करके, और 1 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल के 1 हफ्ता रख दे, और हर सुबह शाम उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 एकड़ के लिए 1 ड्रम पर्याप्त है, और सिर्फ महीने में 1 बार छिड़कना है। यूरिया डीएपी की कोई जरूरत ही नहीं। और इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि किसान के जो कीट होते हैं, कीट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मांसाहारी और एक शाकाहारी। तो शाकाहारी जो कीट है वो किसान का शत्रु है, क्योंकि फसल को खाता है और वो डरपोक भी होता है। तो अपने अंडे बच्चे वो कहीं कोने में छुपा के दे के आता है। और जो
मांसाहारी कीट है वो निडर होता है, वो खेत के बीचों बीच में ही रहेगा, अपने अंडे बच्चे भी वहीं देगा। अब किसान ने क्या किया, केमिकल लिया, पूरे खेत फसल में छिड़क दिया। अब उसके मित्र कीट भी मर गए, बट अंडे बच्चों सहित। और जो शत्रु कीट है शाकाहारी, वो तो मर गया, लेकिन उसके अंडे बच्चे तैयार होकर फिर से आ गए। तो उससे फसल को नुकसान वो दोबारा करने लगते हैं। अगर देसी गाय का मट्ठा, केमिकल के बजाय किसान देसी गाय का मट्ठा छिड़काव कर दे, तो एक भी कीट खेत में नहीं आएगा। और उसके जो मांसाहारी कीट हैं, जो मित्र कीट हैं, वो जीवित बचे रहेंगे, जिससे खेत की वो गुड़ाई खुद ही करते रहते हैं। दूसरे केचुए, केमिकल की वजह से केचुए आज धरती के 8 फुट नीचे चले गए, ऊपर रह ही नहीं गए, इसीलिए जमीन बंजर हो रही। अगर देसी गाय का गोबर खेत में पड़ता है तो वो केचुए ऊपर आ जाएंगे, और केचुए रोज अपनी काम जो है, फिर मिट्टी के अंदर जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं। तो खेत की गुड़ाई केचुए अपने आप करते रहते हैं, जिससे किसान के खेतों की गुड़ाई भी हो जाती है, और एक अच्छी खाद, गोबर को खाते हैं, फिर मिट्टी को खाते हैं, फिर उसी में करते हैं, फिर वो उनका केचुए का प्रक्रिया वो दिन रात चलता ही रहता है, सोता नहीं है। तो किसान का काम वो करता रहता है। तो देसी गाय से अगर जब तक किसान अपने दरवाजे पे नहीं अपनाएगा, तब तक सुरक्षा भी नहीं हो सकती। और देसी गाय का महत्व, गाय के दूध से ज़्यादा गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए महाराज जी तो कहेंगे ही, एक राजा पृथु की कहानी है। राजा पृथु जी हुए जो एक महात्मा के रूप में थे। अब वो एक बार जंगल शिकार करने के लिए गए। तो राजा शिकार जब करने निकलते थे तो सारी व्यवस्था से निकलते थे। ऐसा थोड़ी कि बस घोड़े पे, जैसे पिक्चरों में दिखाया, घोड़े बैठे गए शिकार कर रहे। पूरा उनका लाव लश्कर होता था, रसोइयाँ साथ जाता था, जो जानवर को पकड़ने वाले थे वो टीम अलग होती थी, उनको सुरक्षा देने वाले सैनिक अलग होते थे। पूरे वो व्यवस्था से जंगल में जाते थे। और वो तभी जंगल में जाते थे जब जनता से शिकायत आती थी कि कोई जंगली जानवर ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उसका शिकार कर दिया जाए। तो जब वो निकले शिकार पे तो देखा कि बहुत सारी औषधियाँ धरती अपने अंदर वापस ले रही है। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि आखिर ये जड़ी बूटियाँ औषधियाँ कहाँ जा रही हैं। तो बोले पृथ्वी माता कुछ नाराज है और ये हमसे ये छीन रही हैं। क्योंकि वो साधु रूप में थे, सन्यासी रूप में थे, राजा तो दायित्व के लिए थे, लेकिन देवता पुरुष थे। तो उन्होंने क्रोधित होकर के धरती माता पे प्रहार करने की कोशिश की, क्यों चुरा रही हो। तो धरती माता डर गई और वो गाय का रूप लेकर के राजा पृथु के सामने आई। बोली महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, आपके पिताजी ने इतना अत्याचार किया था मुझ पे, इतना अत्याचार किया था कि मैं उस अत्याचार से दुखी होकर के ये औषधियाँ मैं अपनी वापस ले रही थी, लेकिन आज हमें आप क्षमा करें। तो राजा पृथु से पृथ्वी माता ने क्षमा मांगी और गाय के रूप में ही उसी दिन से ये गाय के गोबर और गोमूत्र की महिमा बढ़ी कि हमारा गोमूत्र और गोबर जहाँ भी धरती पर डाल दिया जाएगा ये सारी औषधियाँ वापस आ जाएंगी। तो आध्यात्मिक तरीके से भी गाय के गौमूत्र और गोबर का ज़्यादा महत्व है। दूध की अपेक्षा अगर गोमूत्र और गोबर के इस्तेमाल पे जोड़ दिया जाए, आज अमेरिका हमारा गोमूत्र क्यों आयात कर रहा है, कैंसर की दवाइयाँ बना रहा है गोमूत्र से। हम क्या कर रहे हैं, अपने औषधालय को सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। तो सुरक्षा किसान के दरवाजे पे ही गाय की है और किसान जिस दिन महत्व समझ जाएगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, वैज्ञानिक भी घोषित कर चुके हैं आने वाले 50 सालों में ही, ज़्यादा दूर नहीं, ये धरती बंजर होने की तरफ बढ़ रही है। जो किसानी करता है वो जानता होगा यूरिया हर साल डबल डालनी पड़ रही है। अगर एक बोरी इस बार डाली है तो अगली बार 1.5 पड़ेगी।
क्योंकि उर्वरक क्षमता और चूंकि मित्र कीट बचे ही नहीं। अब जैसे जो लोग यहाँ पे गांव से बिलोंग करते हैं, आज से 30 साल पहले जो शौचालय नहीं होते थे तो पूरा गांव सुबह की नित्य क्रिया करने खेतों की तरफ ही जाता था। एक तरफ महिलाएं जाती थी एक दिशा में, दूसरी दिशा में पुरुष जाते थे, और नित्य यही जाते थे, पूरा गांव जाता था। लेकिन अगले दिन उसी जगह पे मिट्टी के ढेर मिलते थे। क्यों? वो छोटे छोटे गुबरेले, छोटे छोटे जीव उसको घुमा घुमा के जो हमारा मल था उसको खाद में बदल देते थे, और पृथ्वी के काम वो फसल उगाने के काम आते थे। आज क्या है, केमिकल की वो दशा हो गई, इसको टेस्ट करना हो तो कोई गलती से अगर खेत में योगदान कराया है, वो 3 दिन तक वैसे उसी स्थिति में पड़ा रहता है, वो कीट नहीं है अब धरती पर। यथार्थ चेक करना हो, कभी गांव घूमने चले जाइए, देख लीजिएगा ये बात हमारी चेक करके। तो ये परिवर्तन, हम विकास की तरफ तो बढ़े, लेकिन हमने अपना जो भारत का मूल है देसी गाय, जिससे हम हमारे जो पूर्वज थे, आयुर्वेद, वह एलोपैथ तो अंग्रेज आए तब आया, यूनानी दवाई तब आई जब हमारे आक्रांता हम पे आए, मुस्लिम कंट्रीज आई, उनकी यूनानी पद्धति आई। लेकिन आयुर्वेद हमारा असली, अगर भारतीय चिकित्सा पद्धति कहेंगे तो आयुर्वेद ही थी। और आयुर्वेद में वेद की कोई भी दवाई गौमूत्र के बिना संभव ही नहीं है, और गौमूत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम कहे सरदर्द हो रहा, पैरासिटामॉल ले आए। गौमूत्र के लिए कोई अगर कहे तो किसी से लेने को, तो वही कहेगा अच्छा बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, अपना पी के दिखाएं। लेकिन मैंने जिस मढ़िया गौशाला से गौ सेवा शुरू की, वहाँ पे लोग हैं जो नित्य गौमूत्र का सेवन करते हैं सुबह और शाम 5-5 ml। और एक अभी पिछली बार गोष्ठी में, वो 2 गोष्ठी में मिल चुके हैं हमको, उनके किडनी खराब थी और क्रिएटिनिन 12 पॉइंट था। किसी ने बताया वहाँ चले जाओ, तो वहाँ से गौमूत्र का वो सेवन करना शुरू किया। मात्र 6 महीने के अंदर उनका डायलिसिस भी बंद हो गया और क्रिएटिनिन 4% पे आ गई। और ये प्रमाण मैं दिखा सकता हूँ, उस व्यक्ति से मिला भी सकता हूँ। मढ़िया गौशाला में वो आते हैं, सब जुड़े हुए हैं, और कई कई रोग, एक सरदार जी थे, उनका तो पूरा परिवार है उस गौशाला में समर्पित हो गया। पीजीआई से जवाब हो गया था कि अब ये बचेंगे नहीं, और गौशाला आ गए, गौमूत्र सेवन शुरू कर दिया। आज उनका पूरा परिवार गौशाला में जुटा रहता है, और वो आज भी जीवित है। तो गौमूत्र की महिमा और गोबर की महिमा जब तक किसान नहीं जानेगा, गाय के दूध के लिए गाय, देसी गाय हमारे नहीं बनी है। देसी गाय का एक एक, यहाँ तक कि मृत शरीर भी काम का है। अगर किसी की गाय मर गई है, अपने खेत में उसको गड़वा दे, और जहाँ पे गाय माता को गाड़ा गया है उस पर एक आम का पौधा लगा दीजिए। गाय की सींग जीवन भर खाद देती है, कभी सड़ती नहीं। शरीर चला जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन सींग जहाँ पे रहेगी वो पूरे अनंत काल तक वो खाद का काम करती रहेगी। और वो ये राजीव दीक्षित जी का मैंने वीडियो देखा था और सुना था, उन्होंने ही बताया था कि उस आम के पौधे में जहाँ पे गौमाता गाड़ी गई है, दूसरे आम के पौधे से 1.5 गुना फल ज़्यादा आएगा और ज़्यादा मीठा होगा। और ये मैंने जब कोशिश करी, जब अंतिम संस्कार गौशाला में हुआ तो हमने पेड़ लगवाए वहाँ पे, और वाकई वो पेड़ जल्दी चले दूसरे पेड़ों की अपेक्षा। और इतना इतना लंबा अब सेवा रह गई। अभी अब सेवा पे आ जाइए। जो हमारे भारतीय हिंदू परिषद गौरक्षा दल में है और युवा मोर्चा, कोई भी प्रकोष्ठ हो, हमारे महाराज जी का कहना है हर प्रकोष्ठ गौ सेवा के लिए बना है, हर व्यक्ति गौ सेवा करेगा।
तो मैं सारे पदाधिकारियों से पहले तो कहूँगा कापी पेन उठा ले। सबसे पहला पॉइंट है, जिस जिले में आप हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो जिले की पूरी कार्यकारिणी हो, सबके पास अपने जिले के जितने ब्लॉक हैं उन सबके खंड विकास अधिकारियों के नंबर अनिवार्य रूप से होने चाहिए। क्योंकि सरकार ने निराश्रित गोवंश की सहायता हेतु नोडल अधिकारी खंड विकास अधिकारी को ही बनाया है। अगर कहीं गौमाता मृत पड़ी हैं तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकतर देखने को मिलता है ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी जनता की नहीं सुनते। अगर वो जनता की सुनते तो भ्रष्टाचार ही नहीं कर पाते, एक एक रुपया उनको लगाना पड़ता। तो जिलाध्यक्ष कभी किसी प्रधान को फोन नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रधान पे कार्रवाई नहीं होती है। उसका कारण बता दें, वो होता है जनप्रतिनिधि। ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। अड़ गए, नहीं प्रधान की गलती है, इसको हम जेल कराएंगे, तो प्रधान पे कार्रवाई प्रशासन नहीं कर सकता, वो जनप्रतिनिधि कहे जाता है। जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति। सबसे बड़ी सरकार होती है ग्राम पंचायत की, जिसका मुखिया होता है प्रधान। क्योंकि अभी एक गौशाला के लिए महाराज जी और हम लोग उस गौशाला को लेना चाह रहे थे, और सरेआम प्रधान गौ माता की हत्या कर रहा था। खंड विकास अधिकारी ने अपना पूरा प्रयास कर लिया, उसकी पूरी चोरी पकड़ी, रिपोर्ट दी डीएम के यहाँ। उसने कह दिया कि इस प्रधान पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसने सारे छात्र सहित सीडीओ से कह दिया इस प्रधान पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो डीएम से और सीडीओ के यहाँ से आदेश आया कि पहले सेक्रेटरी पे कार्रवाई होगी, सेक्रेटरी पे कार्रवाई होगी। ग्राम सचिव ये सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि जो गौशाला का पैसा निकलता है दोनों के साइन से निकलता है। सचिव का भी साइन होगा और प्रधान का भी साइन होगा। और सचिव थी महिला, वो ईमानदार थी, वो खंड विकास अधिकारी को पता था, लेकिन ऊपर से कार्रवाई नहीं हो पाई। वीडियो के चाहने के बाद भी वो नहीं प्रधान पर कार्रवाई कर पाया, क्योंकि आदेश आ गया कि पहले सेक्रेटरी पर कार्रवाई करो तो प्रधान को जेल भेजो। तो प्रधान होता है जनता का प्रतिनिधि। तो कभी कोई प्रधान को फोन ना करे, या तो सचिव को कर दे या सीधे खंड विकास अधिकारी को। ब्लॉक वाले जो पदाधिकारी हैं उनके पास वहाँ के पशुपालन विभाग का नंबर होना चाहिए, और जिलाध्यक्ष के पास भी सीबीओ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का नंबर अवश्य होना चाहिए। और पशुपालन विभाग के जो मुख्य पशु चिकित्सक होते हैं उनके नंबर भी अपने पास हर पदाधिकारी जरूर रखे। अब सूचना देने का तरीका क्या होना चाहिए? द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, सूचना देने का तरीका क्या होना चाहिए? सूचना देने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले कहीं से भी सूचना आती है, आप उसकी फ़ोटो मंगाइए और पूरा पता मंगाइए व्हाट्सएप नंबर पे। जो कानूनन प्रक्रिया होती है जिसमें आप कभी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि गौरक्षा आसान नहीं, दो धाली तलवार है। कसाईयों से भी भिड़ना पड़ेगा, कसाई नहीं छोड़ेगा। प्रशासन से भी भिड़ना पड़ेगा, प्रशासन भी नहीं छोड़ता। मुझ पे तो मुकदमा चल रहा है, महाराज जी ने जमानत ले रखी है, तो मैं बाहर और परसों भी बच गया, वरना एक मुकदमा और लिख जाता।
लेकिन चलो, मुकदमों से डर गए तो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम, हमारा संगठन कभी हो हल्ला नहीं करता, हम प्रदर्शन नहीं करते, हम संवैधानिक तरीके से कार्य करवाते हैं। तो उसका अब सबसे पहला ये तरीका है कि खंड विकास अधिकारी तो गांव का हो गया, नगर पालिका में ईओ का नंबर होना चाहिए। महानगर पालिका है तो आपके नगर निगम का नंबर होना चाहिए। नगर निगम हेल्पलाइन। और जो भी या चूंकि महानगर है तो यहाँ पे 6 जोन है, लखनऊ में 8 जोन है, तो 8 जोन के अधिशासी अभियंता का होना चाहिए, जिलाध्यक्ष के पास तो होना ही चाहिए। और बाकी जो पदाधिकारी जिस जोन का है उस जोन के अधिशासी अभियंता का नंबर उसके पास हो, जिससे आपको सूचना देने में और कार्य कराने में आसानी रहेगी। पहले आप व्हाट्सएप कर दीजिए उस नंबर पे। जैसे अभी हरदोई का एक केस आया, उन्होंने बताया कि 4 दिन से गौमाता पड़ी, कोई सुन नहीं रहा। मैंने कहा फोटो भेजो। फोटो आई, मैंने डायरेक्ट सीडीओ को भेज दिया, ग्रामीण क्षेत्र का मामला था। उसके बाद मैंने 5 मिनट बाद फ़ोन किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि व्हाट्सएप भेज दो। हमने कहा मैं भेज चुका हूँ। आधे घंटे के अंदर गौवंश का अंतिम संस्कार हो गया। तो जब आप साक्षी सहित पहले प्रेषित कर चुके होंगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। दूसरा, गौशालाओं के हाल बुरे हर जगह हैं। सिस्टम से भिड़ोगे, मैंने बताया मुकदमा लिख जाएगा, या आपके पास अगर साक्ष्य मजबूत होंगे तो आप लिखवा दोगे। तो गौशाला कोई जाता है तो पहले तो गौशाला के गेट पर खड़े होकर के अपनी फोटो ले, जिससे हम साबित कर सकें फलानी गौशाला ही है। क्योंकि अंदर की फोटो अगर लेते हैं आप, गेट की फोटो नहीं है, तो अधिकारी साफ कह देता है कि ये इस गौशाला का केस है, नहीं है, ये सोशल मीडिया से उठा लाए हैं और कहीं और का केस है और बताइए यहाँ कर रहे हैं। और तब तक वो पुलिस लगा करके वहाँ पे सारे साक्ष्य मिटवा देगा। प्रशासन के से बड़ा गुंडा कोई नहीं। वो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें कानूनी प्रक्रिया से भी बचना है। तो अगर नगर है तो ईओ का नंबर, ईओ को सूचना दें, और ग्रामीण है तो खंड विकास अधिकारी को ऑटोमेटिक, उसके पास खंड विकास अधिकारी के पास 70 से 80 ग्राम पंचायतें होती हैं, उसके पास सबके नंबर भी होते हैं, वो तुरंत आदेशित करेगा तो काम होगा। और फिर मेरा जो नियम है मैं सबके लिए वही कहता हूँ कि अगर वीडियो नहीं सुन रहा, 2 घंटे समय उसको दे दीजिए। 2 घंटे बाद आप संबंधित जगह के एसडीएम को फ़ोन मिलाइए। एसडीएम का भी नंबर होना चाहिए। 2 घंटे बाद फिर नहीं काम हुआ, तब आप जिलाधिकारी को सीधा फ़ोन करिए और पूरी बात बताइए कि खंड विकास अधिकारी को मैं सूचना दे चुका हूँ, एसडीएम साहब को सूचना दे चुका हूँ, उसके बाद भी कार्य नहीं हुआ। अगर डीएम में नहीं सुनना है तो आप ट्वीट कर दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके, डीएम को संबंधित जिले के टैग करके आप ट्वीट कर दीजिए, काम होगा ही होगा। तो ये हो गई सेवा। अब अपने पास से हम सेवा कैसे करें? बहुत लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं। तो भाई सुबह जब उठते हो, दफ्तर जाने के लिए तैयार होते हो, तो नहाते तो ही है, आदमी नित्य पूजा भी करता है, तो उसके लिए समय वो फिक्स कर लेता है। उसी तरह हम अपना समय कतई न गंवाएं, लेकिन 2 रोटी पहली जो घर में सीखे गाय की निकलवा लें। दफ्तर निकले, एक पॉलीथीन में हमने रख ली, जहाँ भी गौ माता दिख जाए गाड़ी रोक के खिला दी, कोई एक्स्ट्रा समय नहीं लगेगा, आपकी सेवा हो गई पूरी। बाकी मैं बता ही चुका हूँ, जो अपने घर में सब्जी के छिलके हैं, चोकर है,
खाने की बची हुई चीज़ें हैं पॉलीथीन में कतई न फेंकें। अपने मोहल्ले में कोई ऐसा गली में ट्रे रख दें या कोई पत्थर रख दें साफ़ सुथरा, वहाँ पे कोशिश करें, पूरे मोहल्ले से भी कहें कि खाने की चीज़ें इसमें डालो। जैसे नान रखने की भैया ने बात कही, और एक नंबर मैं भैया को दे दूंगा। जानकीपुरम में मैं आया था, मेरे भैया गृह प्रवेश था, तो वहाँ पे एक महिला है, वो नाने रखने का काम कर रही थी, उसका नंबर और सब पड़ा हुआ था, मैंने नोट कर लिया था और मैंने उससे बात भी करी थी। तो 1 और 1 11 बन जाते हैं। आपका भी उद्देश्य वही है और वो कर रही है ऑलरेडी जानकीपुरम क्षेत्र में। तो कुछ धन आपके पास होगा, कुछ धन उसके पास होगा, मिल के सहयोग से। जैसे लखीमपुर में हम कैसे करते हैं, छोटी छोटी समितियां हैं, जैसे आराध्या आरपी है, अलग अलग काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, थोड़ा सा उनको साथ खड़े हो गए, उनकी गौशाला में हाथ बढ़ा लिया, उनकी गौशाला में 2 बैनर लगवा दिए। क्या हुआ, हमारे संगठन का नाम भी वहाँ पहुँच गया और उनका तो सेटअप बना हुआ है। तो हमें दोनों लाभ, एक तो उतने गौ सेवक हमें मिल गए, दूसरे हमें गौशाला मिल गई, और जब हमने अपना बैनर लगा दिया तो हमारे संगठन का ऑटोमेटिक प्रचार हो गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एनडीए। जैसे लोगों ने मजाक बनाया, हमसे कहा क्या उनके उसमें जाना चाह रहे हो? हमारे संगठन के लोगों ने जब देखा आराध्या की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो हम पे सवाल उठने लगे। महाराज जी तक बात आई, देख रहे हो महाराज जी, ये कहूँ वही संगठन तो नहीं जो भैया। और उधर उस व्यक्ति से लोग कहने लगे एनडीए। अरे जो सरकार जिससे चल रही है भाई गठबंधन बना के मिली जुली, भाई हमें सरकार बहुमत में नहीं है तो क्या हम मिली जुली सरकार नहीं बना सकते? क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं किसी भी जगह हो, चाहे आप नौकरी करने जाओ, चाहे आप व्यापार करने जाओ, जो पुराना मठाधीश बैठा है वो आपको जगह नहीं देगा, आपको खड़ा नहीं होने देगा। आपके रास्ते में हजारों पत्थर बिछाएगा। हमारे संगठन के लड़के तोड़ ले जा रहे हैं लोग, जिसको ट्रेन करके थोड़ा दौड़ा पाओ, जैसे वो दौड़ने लगा, जैसे सीतापुर में शिवम पादा था, उम्र छोटी थी, हौसला बड़ा था, और मिला हर गांव की एक सूचना पे ही, एक नंदी जी के सींग में रस्सी बनी हुई थी और वो सूचना संपूर्ण भारत में घूम रही थी सोशल मीडिया पे। तो सीतापुर के गौसेवकों के पास भी फ़ोन आ रहे थे, लखीमपुर में होने नाते मेरे पास भी आ रहे थे, और बीच की जगह थी हर गांव। वो लड़के लहरपुर के थे, तो वो भी आए और 3 दिन तक वो ऑपरेशन चला। 3 दिन बाद हम लोग सफल हो पाए थे उस नंदी को पकड़ने के लिए, क्योंकि गांव का वो खाता पीता नंदी था, दिखने में दुबला था, लेकिन जैसे उसके पास पहुँचे वो भाग ले, और खेतों में भागने का पूरा उसके पास रास्ता। तो 2000 रुपये का इनाम हम लोगों ने रखा कि जो उसको पकड़ के देगा हम 2000 रुपये देंगे। तो गांव के बंजारे लोग जो होते हैं फिर वो पकड़ लाए, 2000 रुपये हम लोग उनको दिए। पशुपालन विभाग की टीम आई, उनको बेहोश किया गया, रस्सी काटी गई और उनको पीड़ा से मुक्ति दिलाई गई। तब उन लड़कों ने हमसे बताया, तो हमने कहा पहले तो अपना संगठन तुम रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन मैंने यहीं विकास दी भेज के उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। फिर उसने खुद कहा कि दादा मैं आपका संगठन ज्वाइन करना चाहता हूँ। हमने कहा जाओ स्वागत है। पाल पोस के हमने बड़ा कर दिया, सारी इसको सिखा दिया। और एक छोटी सी घटना पे, शायद मेरे फूफा जी की डेथ हो गई थी, मैं उधर बिजी था, महाराज जी कहीं कथा में व्यस्त थे, और वो कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था। एक हड्डी से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया और साल्टर होम का वो लाइसेंस भी उसके पास था, और पुलिस पहले से उसका चालान कर चुकी थी। अब वो कह रहा था कि नहीं इसमें हम आग लगा देंगे। तो हमने कहा ना, हमारे संगठन में ये संभव नहीं है। तो उस जिद के चक्कर में वो फिर दूसरे संगठन में चला गया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कानून के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हमें इतना जोश नहीं चाहिए कि होश को बैठो। तो दूसरे संगठन के लोग लगे हुए हैं
कि हम योद्धा अपना तैयार करते हैं और खड़ाक से वो ले जाते हैं। हमारे कई लड़के वो ले गए, लेकिन हमें ना तो उससे घबराना है ना हार माननी है, हम नए पैदा कर लेंगे, क्योंकि हम स्वयं पहले चलते हैं, तब हम दूसरे से कहते हैं करो। करके दिखाने पर ही आप बोल सकते हो। अब जैसे ये युवा मोर्चा के हमारे मीडिया प्रभारी जी बैठे हैं, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। मैं लखनऊ आया हुआ था किसी कार्यक्रम में, 2 बजे पहुंचा था लखीमपुर। सुबह सुबह 8 बजे फ़ोन आया भैया का, दादा मैं दफ्तर जा रहा था, LRP चौराहे पे एक बंदर की मृत्यु हो गई थी, इन्होंने उनको बोरी में रखा, मोटरसाइकिल में बांध लिया और अपने दफ्तर ले आए। अब हमसे पूछ रहे हैं इसको कहाँ अंतिम संस्कार किया जाए। हमने भी कहा चलो, घर में फावड़ा रखा था उठा लिया, आ जाओ, सेठ घाट एक पड़ता है। दोनों लोगों ने, जब मैंने वीडियो डाला तो जो जिलाध्यक्ष जी परमेश जी, उनका फ़ोन आ गया कि आप तो लखनऊ थे। हमको लखनऊ थे, 2 बजे आ गए थे, यतीश भैया उठा लिए। तो ऐसे योद्धा भी पड़े हैं। अभी गोकसी का मामला हुआ, यतीश जी सबसे पहले पहुँचे, मैं अपना 10 बजे के बाद 11 बजे पहुँच पाया था, लेकिन सुबह से डटे रहे। परसों को भी जो सूचना मिली थी गोवंश की दुर्घटना की, वो इन्हीं के द्वारा मिली थी और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे ललित अवस्थी जी भी ये युवा मोर्चा में जब से आए हैं पूरी धूम मचा दी है, और द्विवेदी जी तो बता ही चुके हैं, जन्मदिन पे जो तहलका मचा चुके हैं। और कहीं सूचना मिल जाए ये पहुंच जाते हैं। और अभी जो गोग्रास रथ यात्रा निकाली गई लखीमपुर में, हमारे अवधराज शुक्ला जी भी बहराइच से दौड़ के आ गए थे। और छोटी छोटी यही प्रक्रिया चलती जरूर रहनी चाहिए। कुछ नहीं, एक गौशाला नज़दीकी चिन्हित कर लें, हफ्ते में एक बार वहाँ इकट्ठा हो जाए, एक गौ माता की आरती गा लें। जब गौशाला आप जाने लगोगे और गायों के बीच आप जाने लगोगे तो गाय खुद मांग लेती है। फिर आपको ये नहीं कहना है कि मैं गौ सेवा करता हूँ, आपको गाय दूर होने ही नहीं देगी, वो करवाती हैं। और हम, आप कौन होते हैं, हम क्या उनकी रक्षा कर पाएंगे? जब 33 कोटि देवताओं की रक्षा उन्होंने करी, तो हमारी आपकी हैसियत क्या है उनकी रक्षा कर पाएंगे? और राजा रघु, अगर राम, हम लोग जय श्री राम बोलते हैं और भगवान राम धरती पर आए तो उनमें भी गौ माता का ही आशीर्वाद शामिल था। क्योंकि राजा दिलीप, ये लोग ऐसे महान राजा थे जो सशरीर स्वर्ग भी आते जाते रहते थे। तो किसी चिंता में वो चल दिए, देवताओं से मिलकर के कामधेनु माता चल रही थी, उनको प्रणाम करना भूल गए, कामधेनु माता नाराज हो गए। अब इनके कोई संतान न हो दिलीप जी के, तो ये बड़ा परेशान होकर के ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी ने देखा का, बोला एक बार स्वर्ग गए रहो का फलाने फलाने दिन? हाँ गए रहा। कहीं कामधेनु भाई नहीं देखे रहो? कहीं हम कुछ विचार भूल गए, कहीं वह नहीं न शराब, तो कहीं तो का करा जाए? कहीं उनकी बिटिया है नंदिनी हमारे आश्रम में, तुम इनकी सेवा करो, तो हो सकता बिटिया से पैरिश करे तो महतारी मान जाए। तो उसी जगह से राजा दिलीप जी और उनकी धर्म पत्नी दोनों लोग उन नंदिनी की सेवा में जुट गए, घर वापस नहीं आए। जहाँ दिन रात सानी पानी चराने ले जाना, उनके साथ रहना। एक दिन चराने ले गए दिलीप जी, तो कुछ माया के रूप में सुगंधित पुष्प उगाए। दिलीप जी उधर सम्मोहित हो गए, पुष्प की तरफ देखने लगे। तब तक गौ माता चलते चलते आगे निकल गई। वहाँ पे जब दिलीप जी को गौ माता के कराहने की आवाज़ आई, तब उनका ध्यान टूटा और वो दौड़े गौ माता की तरफ। तो देखा एक शेर गौ माता को अपने पंजे में जकड़े हुए है। तो राजा का स्वाभाविक भी होता है, उन्होंने तुरंत धनुष तीर निकाल लिया
तो शेर बोला, मैं शिव का भक्त हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो दिलीप जी ने धनुष बाण रख दिया। बोले, हे शेर महाराज, आप शिव भक्त तो मैं नहीं मार सकता, लेकिन आपको अपनी छुदाही तो मिटानी है, तो कृपया मेरे शरीर को स्वीकार कर लीजिए और गौ माता को छोड़ दीजिए। जहाँ इतना दिलीप जी ने कहा तो वहाँ सब वो माया थी, परीक्षा ले रही थी, स्वयं वो प्रकट हुई। बोले, जाओ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर दिलीप से ही अज हुए, और वो महाराज जी का ही विषय है। लेकिन अगर राम का जन्म हुआ वो गौ माता की कृपा से हुआ, और कृष्ण भगवान तो गाय के लिए आए ही, क्योंकि राम जी का जन्म तो हो गया, लेकिन जन्म के बाद वात्सल्य माँ का, 3 माँओं का वात्सल्य उनको बचपन में नहीं मिला, क्योंकि विश्वामित्र जी पहले उनको मांग ले गए थे। तो जो रामावतार में माँ का वात्सल्य नहीं जी पाए थे, वही वात्सल्य जीने के लिए वो कृष्ण अवतार में गैयों के बीच में रह करके पूरा वात्सल्य का आनंद उठाया। चाहे वो राम हो, गोंडा जो कहते हैं आज, तो ये गौशाला थी राम की, गौसंडा। और राम की गौशाला इतनी बड़ी थी, जो ये पूरा क्षेत्र बहराइच का आता है, ये राम भगवान की गौशाला के उसमें आता है। सरयू की नदी के उधर पूरी गायें ही राम की रहती थी। और वृंदावन की महिमा तो सभी जानते हैं। तो ये आध्यात्मिक हो गया, और जो विषय आपने दिया समय हो गया होगा जी, तो वैज्ञानिक रूप भी हो गया, आध्यात्मिक हो गया। जय गौ माता, जय गोपाल। इसकी बात आप लोगों ने देखी होगी, वो ये है कि अभी अपने पारस भैया इस सत्र के पहले यहीं बैठे थे, एज ए शिक्षार्थी इस सत्र के पहले यहीं बैठे थे। और इनके पास जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो बोल सकते हैं, समाज को दिशा दे सकते हैं, उस विषय में बोलने के लिए यहाँ प्रशिक्षक के रूप में आए, और अगला जो आदमी था यहाँ शिक्षार्थी के रूप में बैठा। ऐसे ही हमारा संगठन चलेगा। जो योग्य व्यक्ति हैं वो अपनी बात रखेंगे और उनकी हर योग्य बात को मानी जाएगी। इसी तरीके से हमारा संगठन चलेगा। हर व्यक्ति शिक्षार्थी है, हर व्यक्ति प्रशिक्षक है, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सत्र जो है अपना समाप्त होता है। इसके उपरांत हम लोग चाय पानी करें।